Welcome, dear students. I'm sorry to say that for many months together I could not come to you on different topics because of my very busy schedule these days. But of course I thought I must come to today before you just after a day of holy celebration in India, as it was celebrated yesterday on Earth March 2023. मैं यहाँ पर आज हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डील करना चाहूँगा, जो हो सकता है 3-4 पार्ट में हो सके। वो है ए लाइन, बी लाइन, ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन। मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे वीडियोस में 3-4 पार्ट में इसको मैं पूरा कर सकूं। यहां पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें हमारे मेल स्टेरिलिटी वीडियोस में पड़ा हुआ है, जो इंग्लिश में है। और चूंकि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और यहाँ हमें अंग्रेजी में ही पढ़ाना होता है, बच्चों को एग्जामिनेशन अंग्रेजी में ही देना होता है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी में ही दूं लेक्चर। और इसके साथ साथ मैंने देखा है अपना चैनल कि करीब 67 कंट्रीज पढ़ रही हैं, जिसमें आपके यूएसए से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जर्मनी, ब्रिटेन, सभी डेवलप्ड कंट्रीज के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो और भी जवाबदेही हो जाती है कि उनके लिए भी अंग्रेजी में ही बोलूं। लेकिन यहां हमने देखा, जब मैं अपना मेल स्टेरिलिटी का वीडियो अपलोड किया और उसको देखना चाहा कि देखूं कैसा है, क्योंकि मैं अपना जो भी होता है रा वीडियो ही डाल देता हूं। हमारे पास समय नहीं कि मैं प्रोसेस करूं या करवाऊं। जब समय मिलेगा रिटायरमेंट के बाद तो वो देखा जाएगा, अभी हमारे पास समय नहीं है। तो हमारा वीडियो खत्म होने के बाद जस्ट दूसरा उसी से रिलेटेड टॉपिक आया। हमने कहा चलो इसको देखते हैं किसी और चैनल का। बहुत दुख हुआ हमें। मैंने देखा उस चैनल पे कि आज करीब 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं और टीचर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक के बारे में जो उन्होंने पढ़ाया है, उस कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने खत्म कर दिया है। हमसे भी गलतियां होती हैं और सबसे गलतियां होती हैं, ह्यूमन एरर होता है। यहां थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहूंगा। व्यूअर्स
स्टूडेंट्स जहां ये लगे कि उन्हें बहुत डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने पढ़ा दिया है इसलिए ये सही है, ऐसा न करें। अगर लगे कि यहां पे गलत हो रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमसे अगर मौका नहीं मिलता है तो अपने बैचमेट्स से, अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, नहीं तो सब कुछ सत्यानाश हो सकता है। जैसा कि इस चैनल में हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखा है। मैं चैनल्स के टीचर्स को भी कहना चाहूंगा कि आप भी कभी देख लिया करिए। बोलने में, फ्लो में हम बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। कभी कभी ऐसा भी ह्यूमन एरर होता है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको फीडबैक मिलता है बच्चों से कि यहां पे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करिए और उसको करेक्ट करिए। क्योंकि इस टॉपिक में मैंने जो देखा, हमें लगा कि हमें अपने छात्रों के बीच में आना चाहिए इस टॉपिक पे, और हिंदी में आना चाहिए, क्योंकि इस देश में और कई देशों में हिंदी बोली और समझी जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस पे गड़बड़ी हुई तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। हमारे जनरेशन में जब हमने प्लांट ब्रीडिंग शुरू किया 1990 में, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ प्लांट ब्रीडिंग में, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में, और हमने ब्रीडिंग शुरू की। अगर आप जीरो से शुरू करते हैं, इट टेक्स अराउंड 14-15 years टू कम अप विद द वैरायटी। जैसा हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि करीब 1990 में जब हमने शुरू किया मस्टर्ड पे काम, और 2005 में भारत सरकार से नोटिफाई हुआ हमारी शिवानी वैरायटी मस्टर्ड। आज 16-17 साल होने जा रहा है रिलीज हुए, आज भी किसानों की जुबान पर है झारखंड एरिया में अर्ली मस्टर्ड। इसके बाद हमने हाइब्रिड राइस बनाया, वो भी टेस्टिंग स्टेज में है। बहुत सारी राइस की वैरायटीज हमने बनाई। 2 वैरायटी हमारी 2005 में ही राइस की, बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110 नोटिफाइड हो चुकी हैं। लेकिन आज जो चैलेंजेस हमें थी उस समय, आज की जनरेशन को चैलेंजेस ज्यादा है। वो चैलेंजेस मेनली पॉपुलेशन इंक्रीज, उस समय भी कर रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज आज भी कर रहा है, भले थोड़ा स्लो कर रहा है लेकिन कर रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बहुत पॉपुलर वैरायटी गेहूं की हुई मालवी 234, आज उसको 35-38 साल हो गया बने हुए, डेवलप किए हुए, रिलीज किए हुए। उस समय वो हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी थी। चपाती मेकिंग क्वालिटी बेस्ट थी, उतना बढ़िया रोटी किसी का बनता नहीं था। आज भी उसका रोटी सबसे अच्छा बनता है। और हाईएस्ट यील्डिंग वो क्या था, यील्ड 25 से 30 क्विंटल, और उसके चलते वो भारत के बॉर्डर को भी क्रॉस किया। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, हर जगह घुसा ये वैरायटी। 35-38 साल हो गया। उसका उपज 25 से 30 क्विंटल, अगर बहुत ज्यादा आपने सब कुछ मैनेजमेंट अच्छा किया तो 30 क्विंटल से ज्यादा 31 क्विंटल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पोटेंशियल वो था। आज गेहूं की वैरायटीज पूसा इंस्टीट्यूट, IIRI न्यू दिल्ली, करनाल पंजाब,
इन सब जगहों की जो वैरायटी गेहूं की हैं वो 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे रही है नॉर्मल। वही मालवी 234 और वही उन वैरायटीज को, आज की जो गेहूं की वैरायटी उनको लगाइए, एक ही खेत में एक मैनेजमेंट दीजिए, वो 30 से 31 नहीं होगा और वो 60 से 61 नहीं होगा, अगर वो पोटेंशियल उसका 60 है तो। अगर इसका पोटेंशियल 30 है मैक्सिमम, एक ही खेत में गेहूं का 2 वैरायटी आपने लगाया, एक ही मैनेजमेंट किया, एक 30 क्विंटल दिया, एक 60 क्विंटल दिया। क्या यह संभव है कि पूरे देश में वो 30 क्विंटल वाली वैरायटी मालवी 234 लगा के हम पूरे भारत को खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि वो 35-38 साल पहले बनाई गई थी। मतलब यह एक सतत प्रयास है, यह एक सतत प्रयास है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपको वैरायटीज देनी है इंक्रीज्ड यील्ड पोटेंशियल के साथ। तो मैं ये कहता हूं कि पूरे समाज में अगर सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है तो प्लांट ब्रीडर्स हैं। मैं कभी किसी को नहीं मानता, इससे ऊपर किसी को नहीं मानता। इसलिए क्या संभव है कि मालवी 234 के बाद अगर हमारा देश रुक गया होता तो आज खाना के लिए हाहाकार मचता ना। पाकिस्तान में देखिए हाहाकार इस समय मचा हुआ है। कोरोना पीरियड में आपने देखा कि हर आदमी पुलिस से बचते हुए किसी तरह से चोरी से राशन थोड़ा सा ले आए घर के लिए। खाने के लिए हाहाकार मचा हुआ था और यह देश हमारा भारतवर्ष मुख्य रूप से इसलिए बचा क्योंकि सुदृढ़ था अपने खाद्य पदार्थ पर। यहां पर हम आगाह करना चाह रहे हैं कि हमारे समय तो वो था कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो अब नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास नहीं है। आपके पास जो मेजर चैलेंजेस होंगे, बढ़ती आबादी, श्रिंकिंग नेचुरल रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली लैंड एंड वाटर, जो सबसे जरूरी है आपके लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। आपके पास जमीन भी घट रहा है, पानी भी घट रहा है, और ऊपर से मार देखिए ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के चलते आप देख रहे हैं हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। दाना बनने के समय गेहूं का, सरसों का या किसी का भी देखिए श्रिंक कर जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है, जस्ट उपज आधा हो जा रहा है। यह मार टेम्परेचर का, फ्रीक्वेंट फ्लड, कहीं बाढ़ आ गई, हजारों हेक्टेयर फसल बह गया, फ्रीक्वेंट ड्राउट, बार बार सूखा आना, यह आज के प्लांट ब्रीडर्स के लिए चैलेंजेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं आगाह करना चाहूंगा कि आपको, हमसे भी गलती हो सकती है, अगर कहीं कॉन्सेप्ट अंदर से क्लियर न लगे तो उसको एज सच मत मानिएगा। अपने दोस्तों से, अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से जरूर उसको डिस्कस करें, इसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि इस टॉपिक में जानबूझकर नहीं, हो सकता है ह्यूमन एरर के चलते इन्होंने सत्यानाश कर दिया है इसका, और यह खाना खिलाने के लिए, विश्व को खाना खिलाने के लिए यह बहुत बड़ा जरिया है। इसलिए हमें मजबूरन इस टॉपिक पे आना पड़ा। 3-4 पार्ट में इसको मैं आज क्लियर करूंगा, इसको ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स ये मेल स्टेरिलिटी
अपने वीडियोस में मैं ये क्लियर कर चुका हूं, लेकिन हिंदी भाषी छात्रों के लिए, इवन जो बच गए हैं, जो नहीं देख पाए हैं, उसको देखने की कोशिश करें। ABR लाइन देखिए, बाइसेक्सुअल अगर प्लांट्स हैं और उनमें हाइब्रिड्स बनाना है हेट्रोसिस पाने के लिए, तो किसी एक वैरायटी को फीमेल और किसी दूसरी वैरायटी को मेल बनाना पड़ेगा मैनुअली। जैसे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है मक्का, उसमें मेल फीमेल बनाना भारत में आसान है, इसलिए बगैर किसी सिस्टम के भी भारत में सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे अगर 4 लाइन फीमेल लगाना है और 2 लाइन मेल इनब्रेड लाइन लगाना है, 4 लाइन फीमेल, 2 लाइन मेल, 4 लाइन फीमेल, 2 लाइन मेल। तो जिनको फीमेल बनाना है, टसल जब उसका आप देखते हैं कि मेल फीमेल पार्ट अलग अलग होता है, तो जिनको फीमेल बनाना है उनकी मैनुअली अपने लेबरर्स से हम भी टसलिंग करा देते हैं, मेल पार्ट को हटा, टसल को हटवा देते हैं, वो फीमेल हो गया। अब उसके कॉब जो हैं, फीमेल पार्ट जो स्टिग्मा है कॉब में, वो सारा पॉलिनेट किससे होगा? बगल में जो 2 लाइन मेल है उसी से होगा। हाइब्रिड बन गया, और यही हाइब्रिड सीड फीमेल से जो मिलता है यही बेचते हैं एज ए हाइब्रिड सीड। लेकिन विदेशों में जहां डेवलप्ड कंट्रीज है, वो मैनुअल लेबरर्स नहीं है, वहां भी ये सिस्टम यूज करना पड़ता है, ABR लाइन सिस्टम। मेल स्टेरिलिटी भाग में हमने बताया है कि ABR लाइंस क्या हैं। ये 3 लाइंस हैं, ए लाइन, ये CMS लाइन है, बी लाइन मेंटेनर लाइन है, मेंटेनर लाइन है, आर लाइन रिस्टोरर लाइन है, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। CMS है, जैसा हमने कहा कि लार्ज स्केल में अगर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है, ऐसे क्रॉप्स में जहां फ्लावर स्ट्रक्चर इस तरह का है, जैसे धान में अगर 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर सीड लगता है हाइब्रिड का, और हजारों हेक्टेयर में हमें पूरे भारत में देना है उसका बीज, हजारों क्विंटल लगेंगे। हजारों क्विंटल लगने के लिए 2 वैरायटी होगी, उसका क्रॉस ही हाइब्रिड होता है। हर साल 2 वैरायटी का क्रॉस करके हाइब्रिड किसानों को देना है। हजारों क्विंटल सीड कैसे देंगे? वैरायटी ए, वैरायटी बी। वैरायटी ए अगर धान है, धान में आप उसका बाली देख रहे हैं, उसमें फ्लोरेट्स हैं, फ्लावर हैं, स्पाइकलेट्स को फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर को स्पाइकलेट्स बोलते हैं, और पूरे इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल बोलते हैं। वो जो फ्लावर है स्पाइकलेट्स, उसको खोलें 6 एंथर निकलेंगे, एक स्टिग्मा है, एक ओवरी है, हमें खोलना पड़ेगा, 6 एंथर निकालना पड़ेगा। 6 एंथर निकालने के बाद जो मेल वैरायटी है उसका पॉलन लाके इसको पॉलिनेट करना पड़ेगा, और जब इसको पॉलिनेट के एक को इमेस्कुलेट किए तो एक ही दाना बैठेगा, एक ही सीड बैठेगा। अब आप बताएं कि एक सीड इस तरह से हम इमेस्कुलेट पॉलिनेट करके क्या हम पूरे भारत को हजारों क्विंटल हाइब्रिड सीड हर साल धान का दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारे पास एक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम होना चाहिए। धान जैसे केस में, मक्के जैसे केस में भारत में तो हम बगैर मेल स्टेरिलिटी के कर लेते हैं। टमाटर जैसे केस में हम बगैर मेल स्टेरिलिटी के कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर में अगर आप लेबरर्स लगाएं, एक बर्ड को, एक फ्लावर को अगर इमेस्कुलेट करता है और मेल वैरायटी से लाके उसको पॉलिनेट करता है, तो एक सीड में एक
फल बना, एक फ्रूट बना, टमाटर का, ब्रिंजल का, चिली का, तो सैकड़ों सीड उसमें बन जाते हैं। तो आपको पता है कि पर हेक्टेयर ग्राम्स में जरूरत पड़ता है, तो वहां मैन्युअली करा के मल्टीनेशनल कंपनी हाइब्रिड सीड पैदा करके मार्केट में बेचते हैं और महंगा बिकता है। इसके बावजूद चूंकि हायर एल्डर है, किसान खरीदते हैं और हाई इनकम पाते हैं, वो हो सकता है। लेकिन जैसे धान हुआ, इस तरह के इवन मक्के में भी विदेशों में जहां लेबरर्स नहीं है, वहां यही सिस्टम यूज करके किया जाता है। और चूंकि ये 3 लाइन यूज होती हैं हर साल, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 3 लाइन सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। 3 लाइन सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। 3 line system of hybrid seed production, because you need 3 lines every year. Of course, राइस में और भी केसेस में 2 line सिस्टम भी आ गया है, जिसमें इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, अभी भारत में हम लोग इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चाइना में, फिलीपींस में 2 line सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आ चुका है। उसका एक अलग चैप्टर होगा, अलग से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम उसको डील करना चाहते हैं जिसपे हमने देखा कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, और बच्चे अगर उसको यूज कर लिए तो उनका जिंदगी भर वो कॉन्सेप्ट बर्बाद हो गया और वो अच्छे ब्रीडर नहीं बन पाएंगे, जो कि इस देश को और इस पूरे विश्व को अच्छे ब्रीडर्स की जरूरत है। अगर अच्छे ब्रीडर्स हैं तो हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। अच्छे ब्रीडर्स हैं, हमें भूखमरी नहीं आएगी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जैसा हमने बताया, भूखमरी हो सकती थी कोरोना पीरियड में। इवन आप याद करिए, एक प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी छोड़ना पड़ा था जब प्याज 100 रुपया किलो पहुंच गया था। तो यह ब्रीडर्स की जवाबदेही है कि हर साल सतत प्रयत्न करेंगे कि पॉपुलेशन जिस तरह से स्पीड से बढ़ रही है, उससे ज्यादा स्पीड से हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, विथ श्रिंकिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये करना है, तो इसलिए मैं इस पर आया हूं, इस टॉपिक पे, कि यहां पे कोई दिक्कत ना हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और चूंकि ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन सिस्टम क्यों है, इसको मैं थोड़ा सा यहां बताना चाहूंगा। जब हम मेल स्टेरिलिटी को थोड़ा सा ध्यान रखें, बैक करें थोड़ा सा अपने को, जीएमएस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मेनली 3 पे आइए। जीएमएस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सीएमएस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, सीजीएमएस साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जीएमएस उसे कहते हैं जो मेल स्टेरिलिटी कंट्रोल होती है न्यूक्लियर जीन से। सीएमएस उसे कहते हैं जिसकी मेल स्टेरिलिटी गवर्न होती है साइटोप्लाज्मिक जीन से। जो जीन साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है वही कंट्रोल कर रहा है उसकी मेल स्टेरिलिटी, इसलिए उसको हम सीएमएस बोलते हैं। और सीजीएमएस क्यों बोलते हैं? सीजीएमएस और सीएमएस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहां भी कंट्रोल वही सीएमएस ही कर रहा है, मेल स्टेरिलिटी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो आप ये तो फीमेल हो गया, जो आप मेल यूज कर रहे हैं उसके न्यूक्लियस में देखना पड़ता है कि क्या रिस्टोर्ड जीन है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है। न्यूक्लियस में जो जीन है वो F1 जब बनेगा सीएमएस से, तो सीएमएस का साइटोप्लाज्मिक स्ट्राइल जीन आएगा F1 में और उसको स्ट्राइल कर देगा। और जब स्ट्राइल कर देगा, जब आपका हाइब्रिड स्ट्राइल होगा, तो सारा पौधा खूब बढ़िया बढ़ेगा, सब कुछ होगा, फ्लावर निकलेंगे, सब कुछ होगा। उसमें मेल पार्ट नहीं होगा। मेल पार्ट नहीं होने से सारा मेल स्ट्राइल होगा और एक भी सीड नहीं बनेगा।
तब किसान दौड़ाएगा कि आपने बहुत फ्रॉड किया मेरे साथ। इतना बढ़िया प्लांट सब कुछ आपने दिखाया, बहुत अच्छा हुआ, टिलर्स खूब हुए, सब कुछ हुआ, बाली खूब लंबी हुई, लेकिन दाने किसी में नहीं बैठे। वो सीएमएस है। लेकिन क्या जो आपने मेल यूज किया था उसके न्यूक्लियस में आपको देखना है कि रिस्टोर्ड जीन है कि नहीं। अगर नहीं था तभी ये F1 स्ट्राइल हुआ। इसलिए इसका आपको ध्यान देना है, क्रॉस करके बना के टेस्ट करके देखना है कि क्या F1 CMS से क्रॉस करने के बाद F1 फर्टाइल हो रहा है क्या। इससे आपको एक सिग्नल फुल फर्टाइल होना चाहिए। इससे आपको सिग्नल मिलता है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उससे आपको फुल सिग्नल मिलता है कि यस जो मेल वैरायटी आपने लिया है, जहां से पॉलन लिया है, वो पॉलन ग्रेन्स, वो मेल पार्ट, उसके न्यूक्लियस में रिस्टोर्ड जीन है जो F1 में आता है। F1 में आने के बाद जो स्ट्राइल जीन आया है उसको सप्रेस कर देता है, जिसके चलते मेल फर्टाइल हो जाता है। सारा F1 हाइब्रिड मेल फर्टाइल हो गया। तो ये लार्ज स्केल में सीड प्रोडक्शन हम लोग राइस के केस में और बहुत सारे केसेस में हम लोग कर रहे हैं, जिसको 3 लाइन सिस्टम बोलते हैं और CGMS सिस्टम भी बोलते हैं। जैसा हमने कहा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, CGMS सिस्टम। तो 3 लाइन सिस्टम, CGMS सिस्टम से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन अगर होता है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम से। अब साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम फिर से हम अगले वीडियो में बताएंगे अभी। और इसमें चूंकि 3 लाइंस यूज होती हैं, इसलिए 3 लाइन सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बोलते हैं। और अगर हम एनवायरमेंटल सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आजकल हो रहा है, फिलीपींस में, इरी फिलीपींस में हो रहा है, चाइना भी कर रहा है, हमारे यहाँ भारत में अभी नहीं हो रहा है। तो उस तरह से अगर कोई हाइब्रिड तैयार होता है उसको हम 2 लाइन सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बोलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम कमिंग, मैं दूसरे वीडियो में डिटेल में आता हूं कि CGMS क्या है और ABR लाइन क्या है। थैंक यू वेरी मच।